नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवा लाख टके का में। पहला सवाल यही कि वॉल्यूम है कम, क्या आज निफ्टी जो है वो सकारात्मक रूप से बंद होने में साल के पहले दिन कामयाब हो पाएगा, क्योंकि बहुत ही सीमित दायरे में हो रहा है कामकाज। सवाल नंबर 2, 2026 में क्या रहेगी थीम, किन सेक्टर पे करें फोकस, किन शेयरों पे लगाएं दांव। सवाल नंबर 3, अगर 2026 के लिए अभी पोर्टफोलियो में बदलाव करना हो तो वो कौन से सेक्टर्स हैं, वो कौन से शेयर्स हैं जहां से फिलहाल के लिए बना लेनी चाहिए दूरी पूरी तरीके से। रुपए की चाल क्या रहेगी, बाजार के लिए क्या बड़ी रुकावटें हैं, और इन तमाम पहलुओं पर डिटेल में होगी बातचीत। आज की भी बातचीत होगी, 2026 को लेकर के भी बातचीत होगी, लेकिन सबसे पहले आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्क्रीन पर जरा बाजार लेकर के आते हैं। आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि अभी भी 26,200 जो है वो बाजार के लिए बड़ी रुकावट है। वहाँ से बाजार लौटा है 2 बार आकर के, और वहाँ से जो है एक हम देख रहे हैं कि उसके बाद से एक दायरे में जो है कामकाज करता हुआ 26,150 का लेवल अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। नया साल है तो नए साल की पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके लिए, आपकी टीम के लिए साल और उन्नति भरा हो, और 2025 से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन आपका 2026 में हो। क्या टिप्पणी रहेगी बाजार को लेकर के, बाजार के प्रदर्शन को लेकर के आपकी उम्मीदें क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर विपुल जी, आपको एंड जितने भी हमारे अमर उजाला द बोनस के टीम मेंबर है, पीसीआर टीम है, इंटायर द फैमिली, सबको हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बहुत आपको भी शुभकामनाएं हैं, एंड जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं बोनस के सबको। एंड सर, शुरू करने से पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देना पसंद करूंगा। जितने भी स्टॉक्स को लेके मैं बात करने वाला हूं, कोई भी स्टॉक्स में मेरा या हमारे कंपनी का कुछ भी पोजीशन नहीं होता है, एंड ऐसा ही राय हम क्लाइंटों को भी देते हैं। हो सकता है कि कुछ कॉल क्लाइंटों के पास में हो, हमारे पास में नहीं है। ठीक, तो बाजार पे मैंने आपकी राय पूछी थी कि हाँ 2026 से क्या उम्मीदें आपको हैं, 2025 जैसा गया जी। जी बिल्कुल जी, देखिए अगर हम देखेंगे लास्ट 10 साल का डेटा, 10 साल का निफ्टी का अगर हम डेटा देखेंगे तो बेसिकली एक चीज हमने देखा है कि ओनली फॉर 2015 में 4% नीचे था ईयर टू ईयर पे मार्केट, ईयर टू ईयर बेसिस पे निफ्टी। लेकिन ईच एंड एवरी ईयर निफ्टी ने पॉजिटिव भी रिटर्न दिया है दिसंबर का क्लोजिंग। इनफैक्ट अगर हम 25 का भी बात करेंगे, हमने देखा ऑलमोस्ट 9 to 10% के अप्रोक्स रिटर्न दिया है। सो मुझे निफ्टी जितना समझ में आ रहा है, देखिए नेगेटिव तो मोमेंटम मार्केट पे है ही ऑलरेडी, बहुत सारे अलग अलग जियोपॉलिटिकल टेंशन है, लेकिन इस बीच भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 2026 इस साल निफ्टी का टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट 29,500, 30,000 जाने के लिए निफ्टी रेडी हो रहा है। और अगर निफ्टी 25,000 को ब्रेक नहीं करता है, 25,000 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो अगेन हम देखेंगे एटलीस्ट थोड़ा फर्स्ट सेकंड हाफ तक की 28,500 तक हमको मिलेंगे। लेकिन पूरा साल भर का व्यू अगर मैं 10% भी पकड़ता हूँ फिर भी 28,500, अगर 15% पकड़ता हूँ तो 30,000 के आसपास हो रहा है। तो इजीली आपको 29,500, 29,000 एंड अबव निफ्टी का प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। तो मैं तो बहुत ही बुलिश हूँ, लेकिन रियलिटी अगर हम ग्राउंड पे अभी बात करेंगे तो कहीं ना कहीं मोमेंटम उतना ज़्यादा है नहीं मार्केट में, एफआईआई लोग नहीं आ रहा है। लेकिन टुडे और टुमारो सब कुछ सही हो जाएगा, और मार्केट वी आर इन द बुल रन, कुछ भी प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है। तो 29,000 से 30,000 के बीच के लेवल देखने को मिल सकते हैं, ये आप 2026 के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं, है ना सर? जी 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 बिल्कुल। चलिए, तो ये जो है यहाँ पर सकारात्मक रुख अपना करके चलिए। बाजार में उतार चढ़ाव बने रहेंगे, पर 2026 2025 से काफ़ी बेहतर रहने की कल्पना और उम्मीदें यहाँ पर की जा सकती हैं। चलिए, अब फोकस करेंगे, कुछ जो दर्शकों के सवाल हैं उस पर तो हम करते ही हैं, 1 से 2, 1 से 2.5 के बीच में जो कार्यक्रम होता है हमारा, लेकिन आज फोकस इस बात पे भी रहेगा कि जिन भी शेयरों पर हो तो कोशिश ये कीजिएगा अलग अलग सेक्टर पे भी बातचीत करते रहें, और हम ये भी बताते रहें 2026 से क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है। तो क्योंकि शाम को 8 बजे काफ़ी बड़ी संख्या में लोग इसे देखते हैं, तो जो लोग अभी नहीं देख पाएंगे रात में 8 बजे देखें, तो वो अपने पोर्टफोलियो को अगर रिव्यू करना चाहें तो रिव्यू कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सवाल लेते हैं। सर, आज काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज जो है वो रेलवे को लेकर के, और रेलवे से मैं किसी एक का नाम लिए बिना भी सवाल आपसे करना चाहूँगा। अभी क्या करना चाहिए? रिकवरी आई और चल रही है, लेकिन क्या जो लोग बजट को ध्यान में रख करके ट्रेड कर रहे हैं, 2 तरह के लोग हैं। एक तो वो हैं जो कि 1.5 साल से होल्ड करके बैठे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा नुकसान में हैं। एक वो लोग हैं जो बजट के आसपास खरीदते हैं, जैसे रिकवरी आई उन लोगों ने खरीदना शुरू किया होगा। उनको क्या होल्ड करना चाहिए? अगर होल्ड करना चाहिए तो कौन से 1-2 शेयर हैं बजट तक के ध्यान में रखते हुए, और क्या एक्सपेक्टेशन है इस सेक्टर से? रखना चाहिए पोर्टफोलियो में या अवॉइड करना चाहिए?
फर्स्ट ऑफ ऑल विभू जी देखेंगे, अगर लास्ट ईयर का ऑलरेडी रेलवे ने टॉप बनाया था, उसके बाद अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से 50 to 60% ऐसे भी बहुत सारे स्टॉक्स है जो अभी नीचे है। लास्ट वीक हमने देखा थोड़ा बहुत बाउंस बैक मोमेंटम आया था। इनफैक्ट बहुत सारे स्टॉक्स 15 20 30% भी चला। अगेन लास्ट 2 3 दिन से हमने देखा अगेन प्रॉफिट बुकिंग, बट ए नॉर्मल हेल्दी करेक्शन, क्योंकि स्टॉक अगर हम टॉप से देखेंगे अभी भी तो 35 40% 50% नीचे ही है। सो मेरा लास्ट जब मंडे आपके साथ शो कर रहा था, मैंने आपको क्लियर कट एक चीज बताया था कि बजट को ध्यान में रखते हुए मैं कोई व्यू नहीं बनाना चाहूंगा अभी, क्योंकि मुझे अभी भी ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही लग रहा है। कोई भी बेस फॉर्मेशन नहीं हुआ है। 2 दिन भागा, 3 दिन भागा, उसके बाद फिर से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसे जब मैं मिड टू लॉन्ग टर्म की बात मैं कर रहा हूं आपके साथ, मुझे लगता है कि जो विकसित भारत का थीम है, जो रेलवे का थीम है, चलेंगे आज नहीं तो कब चलेगा। लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि मैं कोई कॉल दे रहा हूँ 400 पे, स्टॉक नीचे आ रहा है एंड फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि आप हर एक लेवल पे बाय ऑन डीप करते रहिए। तो इसीलिए ना हमारा व्यू इसमें ऐसा है कि पहले तो रेलवे को बेस बनाने दीजिए। रेलवे कोई प्रॉब्लम नहीं है लॉन्ग टर्म में, लेकिन अभी भी बेस फॉर्मेशन विपुल जी नहीं हुआ है। अगर मैं आरवीएनएल, मेरा फेवरेट काउंटर है, लेकिन आरवीएनएल का अगर मैं बात करूंगा 357 के आसपास का भी प्राइस है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइम ही हमने देखा 397 390 तक गया था, फिर से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हैवी होते हुए दिखाई दे रहा है। तो 337 330 एक रेंज है, कभी भी आता है, बाय ऑन डीप करके आप जा सकते हो। लेकिन ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो का जो एसेट एलोकेशन होता है वो 5 to 7% से ज्यादा अभी इस रेलवे सेगमेंट पे नहीं होना चाहिए, बिकॉज इसमें डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है और हमने अभी देखा कि बेस फॉर्मेशन नहीं हुआ है। हाँ, ये बात सच्चाई है, हर बार बजट से पहले रेलवे डिफेंस 2 काउंटर को रडार पे रखा जाता है, उसमें से प्रोमिनेंट सेक्टर है रेलवे। मुझे लगता है कि रेलवे भी इस बार भी रखिए, लेकिन 2 4 दिन 10 दिन या तो बजट का व्यू आपका नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट यू शुड वेट मिनिमम ऑफ 2 to 3 क्वार्टर्स, देन आप आरवीएनएल को रडार पे रखिए। उसके बाद मुझे लगता है कि टीटागढ़ रेल और एक कंपनी है जो मुझे बहुत ही प्रोमिनेंट वैल्यूएशंस के आसपास लग रहा है, ज़्यादा यहाँ से नीचे मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये जो अभी 881 के आसपास का प्राइस है, कभी भी अगर आपको अगेन 830 825 के आसपास मिलता है तो थोड़ा नीचे स्टैगर मैनर में बाय करने का सलाह रहेगा। लेकिन व्यू अगेन बजट नहीं होना चाहिए, व्यू होना चाहिए आपका मिनिमम थोड़ा बहुत 7 से 8 महीने का, तो मिनिमम आपको रखना चाहिए व्यू जी। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है रेलवे काउंटर्स को लेकर के। बिमल सिंह रावल जी की टिप्पणी आई हुई है और कह रहे हैं नया साल नया जोश नई उड़ान है। नया साल नया जोश नई उड़ान है, मार्केट की हर चाल अब आसान है। विपुल सर की आवाज़ में जोश भरा ज्ञान और प्रदीप सर की सीख बने निवेश की पहचान। वाह! तो ये हमारे दर्शक जो है एक एक शानदार शानदार शायरियाँ टिप्पणियाँ जो है वो करते रहते हैं। और इनका जो सवाल है, कह रहे हैं सर बीएससी में फ्रेश एंट्री लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं क्या? ये कैपिटल मार्केट की थीम काफ़ी अच्छी चली 2025 के अंदर, अच्छे रिटर्न आते हुए दिखाई दिए। क्या 2026 में भी ये चलेंगे? इनका सवाल लॉन्ग टर्म के लिए है, लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए ये लेवल सही है क्या? बीएससी और सीडीएसएल दोनों ही बता दीजिए, बल्कि मैं कह रहा हूँ तीनों पकड़ लेते हैं, एमसीएक्स भी देख लेते हैं। तीनों एक्सचेंजेस पे आपकी राय जानना चाहेंगे, बीएससी, सीडीएसएल, एमसीएक्स। क्या ये लेवल सही है एंट्री के लिए और 2026 में क्या ये थीम चलेगी? बिल्कुल जी, बिल्कुल ये थीम मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। अब देखेंगे बीएससी का ही अगर हम बात करेंगे, हमने पूरा बहुत लॉन्ग टाइम से बीएससी को लेकर डिस्कशन किया और हमने देखा 2900 के आसपास टॉप बनाने के बाद ये पर्टिकुलर काउंटर 2050 2100 के आसपास का एक बेस बनाया। बेस बनाने के बाद फिर से वो रैली कंटिन्यू था। अब शॉर्ट टर्म में ऊपर हो चुका है, अब फिर से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होना ही है। तो अभी 2618 का लेवल है, मुझे लगता है कि अगेन आपको 2350 2300 का जोन मिल सकता है। तो अगर आपने ऑलरेडी होल्ड करके रखा है, आपको बेचना नहीं है, बेचना है 3400 3500 के आसपास। बीएसई 150 साल पुराने कंपनी है, एशिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है। इस साल ही 150 ईयर्स 9 जुलाई को कंप्लीट हुआ है। और अगर हम देखेंगे अभी भी इंडिया में ऑलमोस्ट, मैं स्टडी कर रहा था, ऑलमोस्ट 22 करोड़ 24 करोड़ के आसपास का रजिस्टर्ड इन्वेस्टर है एक्सचेंज में। अगर हम कंपेयर करेंगे यूएस के साथ या तो अलग जो डेवलपर कंट्री है उनके साथ, तो अभी इंडिया कहीं पे दूर दूर तक नहीं है। अभी देश का पॉपुलेशन है 147 करोड़ के आसपास, ऑलमोस्ट 150 करोड़ के आसपास का पॉपुलेशन है। अभी उसमें से 24 25 करोड़ की जनता आया है, तो लोग आएंगे और भी न्यू इनका जो है बेसिकली पार्टिसिपेशन होने वाला है। और अभी जितने भी देश में आई है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट फर्म है, उनका रेगुलेटरी बॉडी है बीएसई। तो जब ऐसे अलग अलग रेवेन्यू सोर्सेज बन रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि बीएसई और एनएसई के
कंपेयर में कोई भी इनफैक्ट अभी भी आ सकता है। अगर आप गूगल करेंगे देखेंगे देश में टोटल 23-24 स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन हमको ओनली पता है कि दो ही स्टॉक एक्सचेंज है, एनएसई बीएसई। अब कारोबार तो बीएसई और एनएसई में ही हो रहा है, एनएसई अभी लिस्टेड है हुआ नहीं। तो मुझे लगता है कि बीएसई का साथ कंपटीशन में दूर दूर तक कोई है नहीं, आपको डेफिनेटली बने रहना चाहिए। रही बात एमसीएक्स का, मुझे लगता है कि सर एमसीएक्स भी आपके पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में ना बहुत ऊपर आ चुका है। एक बार एक हेल्दी करेक्शन चाहिए 9300 से लेके 9500, अभी तो 10,900 के आसपास का प्राइस चल रहा है। अगर यहाँ पे मिलता है तो देन यू शुड डेफिनेटली ऐड टू योर पोर्टफोलियो, आपको करना चाहिए। सीडीएसएल भी प्रोमिनेंट स्टॉक है, एक बार अभी वेट करके जाइए। 1441 का प्राइस चल रहा है। चार्ट में हमने देखा एक शूटिंग स्टार पैटर्न फॉर्मेशन हुआ था वीकली चार्ट में, उसके बाद लगातार एक सेलिंग प्रेशर वीकली चार्ट में है। सो अभी एक अगर सपोर्ट ढूंढेंगे 1327 1350, इसके लिए थोड़ा अभी वेट करना चाहिए। और सामने क्योंकि जनवरी मंथ अगर हम पास्ट पे भी देखेंगे थोड़ा प्रेशर में रहता है, उतना थोड़ा ऊपर नहीं रहता है, थोड़ा बहुत वॉलेटाइल रहता है। सो मुझे लगता है कि 2026 में भी ये तीनों स्टॉक्स एंड कैपिटल मार्केट जो थीम है ये डेफिनेटली चलने वाला है। बीएससी के लिए क्या बोला आपने, करंट लेवल पे भी बाय कर सकते हैं क्या? करंट लेवल पे नहीं, मुझे लगता है कि विपुल जी 2350 2400 इस रेंज के आसपास आता है तो एक स्टैगर मैनर पे बाय करने का सलाह रहेगा। व्यू एज ए इन्वेस्टमेंट ही रखिए, यहाँ पे तो अभी ट्रेडिंग करने जैसा कोई व्यू मेरा है नहीं यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, इसमें एक नाम छूट गया एनएसडीएल का। काफ़ी लोगों के सवाल हैं इस पर। सोहेल खान साहब खास तौर से जानना चाह रहे हैं एनएसडीएल में क्या फ्रेश एंट्री की जा सकती है, क्या किस करनी चाहिए, तो किस लेवल पे वो जानना चाह रहे हैं। क्योंकि इस थीम की बात हो रही थी तो इनका सवाल भी मुझे लगा कि ले लिया जाए। जी सर एनएसडीएल पे मेरा व्यू थोड़ा अभी नेगेटिव है, फिलहाल लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है। लेकिन हमने देखा टॉप बना के आया था 1400 के आसपास, उसके बाद लगातार ये नीचे ही है। एंड मुझे लगता है कि ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, मे बी एक बार स्टॉक 1000 के नीचे भी आ जाए। इनफैक्ट 930 940 के आसपास एक सपोर्ट है, तो इसलिए गिरते हुए स्टॉक को मैं एवरेज करने का सलाह नहीं दूंगा अभी। इट विल टेक सम टाइम, और क्योंकि लिस्टिंग के बाद ज़्यादा टाइम अभी हुआ नहीं, तो पहले क्या होता है लिस्टिंग होता है, उसके बाद या तो स्टॉक ऊपर जाता है या नीचे आता है या तो कंसोलिडेशन करता है। तो एनएसडीएल के साथ हमने दो थीम तो देख लिया, लिस्टिंग हुआ और उस टाइम पे तो हमने ऐसा बोला था आपके चैनल पे कि आपको अभी बाय नहीं करना चाहिए, थोड़ा वेट करके चेक करना चाहिए। अब एनएसडीएल 2-3 दिन में भाग गया था। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि सर प्रदीप सर आपने तो मना कर दिया, हमने एंट्री नहीं लिया, तो सर ट्रोलिंग बहुत हुआ था उस टाइम पे। लेकिन देखिए ये वक्त वक्त का खेल है, सब कुछ घूम फिर के नीचे आ जाता है। दुनिया में ऐसा कोई आज तक एसेट क्लास हुआ नहीं, अभी है भी नहीं, जो आपको ऊपर आते ही दिखेंगे। हमने एनएसडीएल के साथ भी ऐसा ही देखा कि टॉप बना के नीचे आ रहा है। मुझे लगता है कि सर अभी वेट करना चाहिए, 1000 के लेवल ब्रेक होने पे और आपको नीचे मिल सकता है। अगर नहीं ब्रेक होता है कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अभी तो टाइम करेक्शंस में है, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं। अच्छा, इसमें जब हम कैपिटल मार्केट की बात कर रहे हैं तो एक नाम बहुत प्रोमिनेंट होकर के आया और वो था ग्रो का। सर ग्रो पे काफ़ी लोगों की हमने देखा कि प्रतिक्रियाएं भी बहुत तेज़ आती हैं। क्या करना चाहिए? 150 के आसपास आ गया, 154-55 के आसपास। क्या आप बुलिश हैं इसको लेके? बहुत दो वर्गों में बटा हुआ है पूरा, मतलब एनालिस्ट खेमा जो है, एक बहुत महंगा मान रहा है, कुछ लोग ये मान रहे हैं कि नहीं इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो ये काफ़ी तेजी है। आप बुलिश थे इस पर, अभी 150 के आसपास कैसा लग रहा है? विपुल जी मैं पहले भी बुलिश था, अभी भी बुलिश हूँ। हमारा कवरेज स्टार्ट हुआ है ऑलमोस्ट 115 के आसपास, और हमने टारगेट भी दिया था 200 है, वो 193 का हाई लगाया, नीचे आ गया। वैसे ही सेम सिमिलर पैटर्न, कोई भी स्टॉक लिस्टिंग होने के बाद जो फर्स्ट मोमेंटम है वो कंप्लीट करने के बाद जाता है कंसोलिडेशन पे, और ग्रो के साथ भी सेम हो रहा है। अभी तो कंसोलिडेशन रेंज के अंदर ही भाग रहा है। मुझे लगता है कि अगर किसी के पास पोजीशन है डेफिनेटली आपको बने रहना चाहिए। यहाँ पे विपुल जी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिखता है। मुझे लगता है कि अगर आपके पास पोजीशन है बने रहिए। 200 क्रॉस करने के बाद अगेन 240 250 का भी टारगेट रहेगा, एक स्टैगर मैनर पे बाय करने का सलाह रहेगा। और यहाँ पे उस दिन खराब हो जाएगा जिस दिन 115 के नीचे क्लोजिंग दे देगा, लेकिन मैं इसमें भी पॉजिटिव हूँ। देश का नंबर 1 एज पर द क्लाइंट बेस नंबर 1 ब्रोकर है। और अभी तो देखिए जो पुराने फुल हाउस ब्रोकर थे उनके दिन गया, उनका जमाना गया। अभी न्यू जो डिस्काउंट ब्रोकर है इनका ही जमाना है। जीरोधा, ग्रो, आप स्टॉक से ही 2-3 प्रोमिनेंट नेम है डिस्काउंट ब्रोकर में। जीरोधा लिस्टेड नहीं है, आप स्टॉक भी लिस्टेड नहीं है, तो ग्रो लिस्टेड है। तो मुझे लगता है कि आपको तो बने रहना चाहिए। सेकंड, जब हमारे पास रैशनल हो, हमने पास देखा है कि एंजेल वन के साथ भी कितना भयंकर तेजी आया था, तो व्हाई शुड यू सेल? आपको सेल नहीं करना चाहिए, आपको बने रहना चाहिए इसमें। बने रहना चाहिए, बिल्कुल। चलिए कौशल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्नाटका से। कौशल जी नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, और कैसे हैं आप? नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामना सर। सर थैंक यू प्रदीप सर। सर तो बहुत दिन का बाद आए हैं सर। हाँ प्रदीप जी आजकल थोड़ा सा जी कम आते हैं। कैसे जी हैं आप? हम जी बस बढ़िया। अपना बताइए सर, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे सर। कर्नाटक में कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? कर्नाटक में सर कुंदापुरा में है। इधर तो बहुत गर्मी है। अच्छा सर गुरुदेव इधर भिजवा दीजिए थोड़ी सी गर्मी। यहाँ लोग खासतौर से एनसीआर के अंदर काफ़ी ठिठुर रहे हैं और इस बार तो ठंडक जो है मैंने सुना कोलकाता में भी काफ़ी पड़ रही है। कल कोई बता रहा था कि कोलकाता में भी ठीक ठाक ठंड पड़ रही है। प्रदीप जी कितना टेम्परेचर चल रहा है जी अभी जी कोलकाता में? सर कोलकाता में भी सिचुएशन बहुत टाइट है। मतलब मैं तो सुबह सुबह अभी तो ऑफिस आने का मन ही नहीं करता उठ के, लेकिन क्या करे, मजबूरी ऐसा है कि आना पड़ रहा है। दिन में मोटा मोटा ऑलमोस्ट 16-17, रात के टाइम पे मैं जहाँ पे हूँ यहाँ पे तो 10-11 ऐसा है तो सिचुएशन। अब इस बार ठंड हर जगह पर पहुंच चुकी है। चलिए बेंगलोर में आप हैं, अच्छी बात है। थोड़ा से थोड़ी गर्मी भिजवाइए और बताइए क्या सवाल है, कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम डेली देखते हैं आपका शो। थैंक यू सर। व्हाट्सएप में डाल देते हैं, सवाल पूछना हो तो हम डेली शो देखते हैं आपका। अरे सर थैंक यू बहुत अच्छा लगता है मेरे को। अरे थैंक यू। बताइए क्या सवाल है सर? सर हम टीसीएस के लिए थे 3080 पे। हाँ। 60 शेयर है मेरे पास, 60 शेयर है। हम्म। अभी मैं इसको सोच रहा हूँ 3-4 महीने बाद सेल करेंगे, पर इसका रिजल्ट क्या आएगा 12 तारीख को मैं सोच रहा हूँ रखूँ, क्या करूँ? हाँ बजट रिजल्ट के पहले क्या करना चाहिए। सवाल सही समय पर और बड़ा अच्छा आपने पूछा है। टीसीएस को लेकर के सर अभी कुछ दिन पहले ही टीसीएस की एक प्रेस कॉल हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। उसमें उन्होंने बताया कि वो थोड़ा सा एआई के ऊपर काफ़ी जो है फोकस करने जा रहे हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी? अभी ये प्रॉफिट में है, 200 रुपये के आसपास इनके, 250 के आसपास बन रहे हैं। क्या इनको होल्ड करना चाहिए, बजट का वेट करना चाहिए, निकलना चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी? मुझे लगता है कि विपुल जी, मैं टीसीएस को लेके कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं बुलिश हूँ। इनफैक्ट मैं परसों देख भी रहा था, इनका जो मेन जो अभी का जो करंट सीईओ है, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया है। 1.5 बिलियन डॉलर का एक्स्ट्रा रेवेन्यू, वो एक्स्ट्रा रेवेन्यू फ्रॉम द एआई एंड एएमएल से आ रहा है। सो कहीं ना कहीं देश दुनिया बदल रहा है एंड टीसीएस एक प्रोमिनेंट स्टॉक है। आईटी विपुल जी चला नहीं है, लास्ट ईयर हमने देखा आईटी चला नहीं है, और इसीलिए एक डिफेंसिव सेक्टर माना जा रहा है आईटी को, कि एटलीस्ट ऊपर थोड़ा कमाएंगे चलेगा, लेकिन आईटी एटलीस्ट यहाँ से ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा। सो मुझे लगता है कि टीसीएस अभी 3219 3222 के आसपास का प्राइस चल रहा है। आपको यहाँ से 3800 का रहेगा फर्स्ट टारगेट। अगेन आपको सेकंड टारगेट, अगर आप 12 से 15 महीना भी टाइम देते हो तो निफ्टी आईटी आपको टॉप करते हुए दिखाई देंगे। 45,000 के आसपास का टॉप करेगा निफ्टी आईटी इंडेक्स। उस केस में टीसीएस आपको 4250 4300 तक भी आते हुए दिखाई देंगे। तो बिल्कुल बने रहिए, लेकिन एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आप 2950 पे भी मेंटेन कीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट पे ऑलवेज ये इंपॉर्टेंट होता है स्टॉप लॉस मैनेज करना। स्टॉप लॉस मैनेज कीजिए और बने रहिए टीसीएस के साथ। स्टॉप लॉस मैनेज कीजिए और बने रहिए, होल्ड करिए। क्या एक्सपेक्टेशन है सर आपकी 2026 से? आईटी आउट परफॉर्म कर सकती है, काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली। और अगर आईटी में पोजीशन लेनी हो 2026 के लिए, अगर जो लोग अपने पोर्टफोलियो को रिविजिट कर रहे हैं, कोई पसंदीदा काउंटर है आपका आईटी में? ऑब्वियसली विपुल जी, नो डाउट आईटी चलेंगे, मेटल चलेंगे। एंड मेटल पे अभी भी जो धूम मचा रखा है मेटल ने, अभी भी कंटिन्यू होगा 2026 में भी। एंड टीसीएस हो गया, विप्रो भी हो गया, कोफोर्स हो गया, एचसीएल टेक्नोलॉजी हो गया। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा थोड़ा करके हर एक स्टॉक्स में थोड़ा बहुत वेटेज देना चाहिए। अगर नहीं आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कोई बात नहीं, आईटी 20 ले लीजिए। ओवरऑल इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है आईटी 20। तो आईटी 20 भी अगर आप लेंगे तो आपको ओवरऑल उतना ज्यादा रिस्क नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो इस सेक्टर है चला नहीं है। तो आईटी 20 लीजिए। अदरवाइज टीसीएस, विप्रो एंड इंफोसिस एंड एचसीएल टेक्नोलॉजी भी बहुत बढ़िया लगता है। और कोफोर्स भी देखिए, टॉप से रिसेंटली बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है कोफोर्स। तो कोफोर्स का चार्ट कहीं ना कहीं एक फेयर वैल्यूएशन के आसपास है। बिल्कुल। तो ये अरे मैं बात करूं, एक ब्रेकआउट आ रहा है, पहले नाम बता दीजिए। जी जी जी। कंपनी का नाम रहेगा सुप्रीम इंडस्ट्री। देखिए सुप्रीम इंडस्ट्री में आज हमने देखा कि एक प्रोमिनेंट बाइंग आ रहा है, और 3490 3492 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि करंट जोन से बाई करने का सलाह रहेगा। इसमें पहला टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 3550, उसके बाद 3670 3550 3670। ये दोनों टारगेट नेक्स्ट 10 से 12-15 दिन का व्यू मेंटेन कीजिए। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आप ऑलमोस्ट 3415 के आसपास मेंटेन करके जाइए। 3415 विल बी योर स्टॉप लॉस, और 3670 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है।
इसमें सर बेनिफिट यही है कि स्टॉक बहुत ही नीचे आ रहा था, नीचे आने के बाद एक कंसोलिडेशन रेंज पे किया, ब्रेकडाउन आया था, अभी एक पुल बैक आ रहा है। तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है ना वो 3700 से पहले नहीं है, 3760 के पहले नहीं है। तो यहाँ का जो बाइंग है मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये कंटिन्यू हो सकता है। करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा, मिनिमम 10 से 12 दिन का एक व्यू लेके। चलिए, पहला टारगेट है 3550, 3550 के पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट 3670 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसके लिए आप खरीदारी करके चलें। 3492 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है। सुबह से ही मजबूती है, लेकिन प्रदीप जी का मानना ये है कि यह मजबूती यहाँ थमने वाली है नहीं, और यहाँ पर आगे चल करके मौजूदा करंट लेवल से और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। 3550 3550 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट आपकी स्क्रीन पर 3670, और जो स्टॉप लॉस आपको दिया गया है उसको आपको अवश्य फॉलो करना चाहिए 3415। जैसे ही यहाँ पर कोई और ज़्यादा तेज़ी या फिर तेज़ी के साथ मंदी अगर कुछ आती है तो हम दोबारा इसको स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। और साथ ही साथ अगर प्रदीप जी यहाँ पर कोई स्टॉप लॉस टारगेट में कोई बदलाव करना चाहें तो भी इसको स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। तो नज़रें आपकी यहाँ पर गड़ी रहनी चाहिए। 3550 और 3670 दो टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करके चलें। फिलहाल के लिए 3492 3492 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो नज़रें यहाँ पर हमारी बनी रहेंगी। चलिए, आपने अभी बात की मेटल को लेकर के, और मेटल को लेकर के आपने कहा आप बुलिश है और काफ़ी बिल्कुल धुआंधार रफ्तार जो है चल रही है। एक कल्पेश कचारिया जी का सवाल है वेदांता को लेकर के। मैं वेदांता के माध्यम से आप इन्होंने 610 पे लिया हुआ है। मैं चाहूँगा मेटल में सर अब क्या करें, क्योंकि हिंदुस्तान कॉपर काफ़ी भाग चुका है, डर भी लग रहा है नई खरीदारी के लिए। क्या स्टील पे फोकस करना चाहिए, सेल टाटा स्टील जैसे शेयरों पे, वहाँ पर क्या अभी अपॉर्चुनिटीज़ बची हुई हैं? और वेदांता पे आपकी राय तो जानना चाहेंगे। और मेटल में अभी अगर पोजीशन बनानी हो तो 2026 के लिए कहाँ बनाएं? विपुल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल पे मेरा बहुत ही लंबा टारगेट है। इनफैक्ट आगे अभी अगर हम इंडेक्स देखेंगे 11220 11225 के आसपास का इंडेक्स चल रहा है, निफ्टी मेटल इंडेक्स के मैं बात कर रहा हूँ। सो अभी लास्ट टाइम हमने देखा था ऐसा ब्रेकआउट आया था और नवंबर 2020 में। तो नवंबर 2020 से आज तक इस 5 साल में कभी भी निफ्टी मेटल इंडेक्स ने अपना जो वीकली मूविंग एवरेज प्राइस है, वीकली मूविंग एवरेज प्राइस के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। तो मैं क्या बात करूंगा, जहां पे इंडेक्स अपने आप में बोल रहा है कि भैया मैं एक अप ट्रेंड में हूं, तो हमें लगता है कि हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। सेकेंड थिंग, अगर हम थोड़ा मंथली चार्ट भी देखेंगे, मंथली चार्ट पे भी एक ब्रेकआउट आया हुआ है। मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट कंटिन्यू होकर आपको निफ्टी मेटल इंडेक्स मोटा मोटा 12,800 13,000 तक आपको खींच के लेके जा सकता है। इस केस में वेदांता आपने पूछा है विपुल जी, वेदांता का मेरा व्यू बहुत ही यहाँ पे पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि वेदांता हमारे पोर्टफोलियो में डेफिनेटली रहना चाहिए। अभी वेदांता का जो प्राइस है ऑलमोस्ट 600 के आसपास है। मुझे लगता है कि वेदांता ओवरऑल अगर आप 2-3 महीना व्यू लेके चलते हो, सो यहाँ पे आपको 750 का भाव इजीली मिलेंगे। देन आपको फिर से एक बार रिव्यू करना चाहिए। उस केस में फिर से आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और हिंदुस्तान कॉपर, विपुल जी, हिंदुस्तान कॉपर का अगर हम देखेंगे कि शॉर्ट टाइम में बहुत चल गया है। अब कॉपर का प्राइसेस अगर थोड़ा हम देखेंगे कि बहुत सारे लोगों ने एक रैली मिस कर दिया गोल्ड का, उसके बाद सिल्वर में जो भयंकर तेजी आया। सो मुझे लगता है कि ये जो मेटल है, कॉपर है, अभी भी उतना भागा नहीं है। एंटायर 2026 में ये रैली कंटिन्यू रहेगा। लेकिन मैं अभी आपको तुरंत कूदने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि प्राइस मुझे ज्यादा महंगा लग रहा है। 524 है। कभी भी एक डीप मिलता है, वो डीप आपको 450 460 इसके आसपास अगर हिंदुस्तान कॉपर आपको फिर से मिलता है तो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में तो रखना चाहिए। और मेरे तरफ से पीक रहेगा ना नैल्को का। नैल्को मुझे लगता है कि विपुल जी, नैल्को अभी उतना रैली इसमें आया नहीं, वेट कीजिए करेक्शंस का। अब क्या होता है ना, एक चार्ट पैटर्न में भी ऑलवेज हमने एक मोमेंटम देखा है। कोई भी स्टॉक्स ABCD कुछ भी हो, अगर ब्रेकआउट लगाता है, ब्रेकआउट लगाने के बाद एक स्विंग मूव आता है, स्विंग मूव आने के बाद फिर से वो रिट्रेसमेंट जोन पे आता है। तो उस रिट्रेसमेंट जोन के बाद का जो मूव होता है, वहां पे जो प्राइस होता है ना, वहां पे डिमांड ज्यादा आता है, तो वहां पे बहुत तेजी भयंकर रैली आता है। अब नैल्को में ऑलरेडी 248 250 के ऊपर एक ब्रेकआउट आया था, अभी 312 के आसपास है। आपको लेना है एक स्टैगर मैनर पे नीचे 285 280 कभी भी अगर आपको मिलता है, आप एज ए इन्वेस्टर्स में बात कर रहा हूं, आपको डेफिनेटली लेना चाहिए। उस केस में आप अगेन 248 के आसपास का स्टॉप लॉस। मुझे लगता है कि सिल्वर में जैसा रैली हुआ वैसे ही कॉपर, नैल्को, टाटा स्टील, वेदांता, यहाँ पे रैली अभी भी बाकी है। तो आप केस में आप साइड में मुझे लगता है कि 35 50 60% ये रैली कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन डेडिकेटेड स्टॉक के लिए स्टॉप लॉस भी ध्यान में आपको रखना चाहिए। जी, एक हमारे दर्शक है
नागराज मोलुगु कह रहे हैं नमस्कार विपुल सर, प्रदीप सर, आईसीआईसीआई मेटल ईटीएफ, चलिए आईसीआईसीआई को अगर हटा दें, मेटल ईटीएफ में क्या बाय कर सकते हैं को? तो मतलब अगर मेटल में दम दिखाई दे रहा है तो क्या मेटल के ईटीएफ में कोई पोजीशन बनाने की कोशिश करनी चाहिए क्या? मतलब जो लोग इंडिविजुअल स्टॉक पे ना जाएं वो, या काफ़ी रैली आ चुकी है? डेफिनेटली नहीं, मुझे लगता है कि अगर हम, मैंने ऑलरेडी विपुल जी आपको एक्सप्लेन किया, मैं अभी भी बुलिश व्यू है मेरा। और मैं कुछ चीजें ऐसे जो आपको लास्ट कुछ दिनों में बताया था कि आई विल नॉट चेंज माय स्टेटमेंट एज वेल एज पीएसयू बैंक, मैं 6 महीना नहीं चेंज करने वाला हूँ, 2 महीना हो गया है, अभी भी 4 महीने में मैं पीएसयू बैंक पे बुलिश हूँ। अभी मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आज फर्स्ट दिन है, न्यू ईयर है, तो मुझे लगता है कि मैं इस साल भर बुलिश रहने वाला हूँ निफ्टी मेटल पे। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली अगर आपको स्टॉक में डर लगता है तो आप ईटीएफ में भी आप आपका पोजीशन बना सकते हो। ठीक, ये अच्छी बात है। चलिए अब एक और सेक्टर, चूँकि साल का पहला दिन है तो अलग अलग सेक्टर्स पे का अवलोकन करना बहुत ज़रूरी है, और वो है पावर। सर काफ़ी उम्मीदें हैं इस सेक्टर से, बहुत अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है। शुरुआत में 2 शेयर पे आपकी राय के साथ आपके पसंदीदा शेयरों को जानना चाहूँगा। एक तो इरेडा के बारे में राय जानना चाहेंगे, बीच में एक रिकवरी आई है, आज फिर से थोड़ा ठंडा है। एक अदानी पावर आज बहुत तेज़ चल रहा है, 150 का लेवल क्रॉस किया है, 149 के आसपास चलता हुआ। तो इन दो पे तो राय जाएंगे ही, लेकिन क्या ये सेक्टर आउट परफॉर्म कर सकता है? क्योंकि काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस 2025 में देखने को मिली है। विपुल जी, ऐसे तो मुझे एस्ट्रोलॉजी आता नहीं है, लेकिन मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, उनको एस्ट्रोलॉजी आता भी है। तो उनके साथ मेरा कुछ बातचीत हो रहा था, तो उनका मानना यही है 2026 एनर्जी का, पावर का रहने वाला है। एंड कहीं ना कहीं अगर हम इरेदा में देखेंगे, अभी भी मुझे लगता है कि इसमें तो रैली नहीं है, इसको एक बार अवॉइड करना अभी भी चाहिए। 164 जो इसका QIP का प्राइस था, इसके ऊपर 164 165 के आसपास था, इसके ऊपर सस्टेन करने पे इसमें मोमेंटम आएगा। और इसमें स्ट्रिक्टली अगर किसी का इन्वेस्टमेंट है तो 120 के आसपास का एक प्रोमिनेंट सपोर्ट है जो लास्ट टाइम का था, मुझे लगता है कि वहां पे आपको मेंटेन करना चाहिए। टाटा पावर ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक है, फंडामेंटल बहुत बढ़िया है। अब कुछ चीजें ऐसे होता है, समटाइम आप बॉलीवुड में भी देखेंगे कि कभी सलमान खान का मूवी हिट कर रहा है तो कभी शाहरुख खान का मूवी हिट कर रहा है, लेकिन हम दोनों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, नहीं ये बड़ा है ये छोटा है, ऐसे नहीं है, दोनों ही अच्छा है। अब टाटा पावर वर्सेस अगर अदानी पावर करेंगे, मैं अदानी पावर को लेकर ऑलवेज बात करता हूँ कि अदानी मींस वॉलेटिलिटी, तो इसमें कोई नो डाउट कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और आप ही के शो में मैंने बहुत बार इसको रिकमेंड भी किया है कि मैंने बताया भी था 134 125 ये जो जोन है बहुत बढ़िया जोन है। इनफैक्ट ऐसे भी कमेंट आए थे, अरे 134 कभी आएंगे क्या? रिसेंटली देखेंगे कुछ दिन पहले एक डिप लगाया था 134 135 के आसपास, तो जो कि टिगर भी हुआ है। अभी मुझे लगता है कि ये रैली ना कंटिन्यू होगा टाटा पावर में, सॉरी अदानी पावर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिल्कुल आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। अदानी पावर जैसे स्टॉक्स इजीली आपको 200 एंड अबव आपको प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। अब टाटा पावर के साथ विपुल जी प्रॉब्लम है, इंटर टाटा स्टॉक्स ना बीच में कुछ महीना चला नहीं। अब टाटा पावर अब देखेंगे 407 410 के आसपास कभी भी आता है, फिर से भाई साहब खींच के अब नीचे आ जाते हैं और अगेन 380 385 के आसपास देखने को मिलता है। सो एक वैल्यू स्टॉक है, यहाँ पे वैल्यू पिक आपको ढूंढना चाहिए, थोड़ा ज्यादा तेज चाहिए, थोड़ा ज्यादा वॉलेटिलिटी अगर आप ले सकते हो तो डेफिनेटली आप अदानी पावर लीजिए। बाकी टाटा पावर भी वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है, आपको रहना चाहिए पोर्टफोलियो में। और हमारे आज के विशेष मेहमान, नए साल के पहले दिन सर, आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं, हम सब के लिए ये साल मंगलकारी हो, इन्हीं कामनाओं के साथ आपकी बाजार पे राय सर। विपुल जी, आपको और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को 2026 की शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि इस साल इन्वेस्टर्स को पैसा बनाने का बेहतर मौका मिले। पिछले साल इतना ज्यादा नहीं रहा था, तो पिछले साल की कमी इस साल मेकअप हो जाए। बहुत सारी बड़ी संख्या में दर्शक आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, अपने सवाल पूछना चाह रहे हैं, एक एक करके उन सभी दर्शकों को इस कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश रहेगी, जो भी समय आप के साथ हम बिताएंगे। एक एक करके उन सवालों को लेकर के आते हैं। पहली टिप्पणी जो हमारे दर्शक की आई है बिमल सिंह रावल जी की है, और कह रहे हैं बीत गया लाल निशानों वाला साल, बीत गया लाल निशानों वाला साल, अब हरे रंग की बारी है, पोर्टफोलियो में रौनक आए, हमारी यही दुआ जारी है, ना आए कोई लोअर सर्किट तुम्हारी खुशियों के सफ़र में, 2026 में तुम्हारा हर ट्रेड मुनाफे का अधिकारी है। तो सर लोगों की अपनी अपनी भावनाएं हैं, लोग व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन मूल मंत्र विपुल जी बड़ा शानदार लिखा है, और उम्मीद करते हैं जिस भाव
जिन भावों से इन्होंने ये लिखा है उसी तरह बाजार चले। बिल्कुल सर। और अगली टिप्पणी सर जो ममूल जी हैं हमारे, वो जो कि जिन्होंने प्रश्न भेजा है अदानी पावर पे सर सवाल भेजा है, और मूल मंत्र स्टडी के नाम से है, सॉरी, कह रहे हैं अदानी पावर पर क्या ब्रेकआउट है सर, ये जानना ये चाह रहे हैं क्या ब्रेकआउट आ गया है। कह रहे हैं कि इनके पास 149 पे 100 शेयर हैं, कि मुझे क्या इसे होल्ड करना चाहिए या इस ब्रेकआउट पर और ज़्यादा एडिशन करनी चाहिए। आज 150 का लेवल क्रॉस किया है सर अदानी पावर में, अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? अभी 148 49 इनके ब्रेक इवन पे ये आए हैं, आज 153 का हाई है, इनके लिए क्या सजेशन रहेगा, क्या और ऐड कर सकते हैं यहाँ पे? देखिए, तकनीकी तौर पे जिस भाव पे ये आज गया था और जिस भाव पे ट्रेड कर रहा है, ब्रेकआउट अवश्य हुआ है। अब ब्रेकआउट होने के बाद में तकनीकी तौर पे ब्रेकआउट सस्टेन होना चाहिए। अगर अगले 2-3 दिन कारोबारी दिनों में ये स्लिप नहीं करता तो ये एक पॉजिटिव निशानी होगी और आप उम्मीद कर सकते हो कि आपको थोड़ा अपसाइड इसमें और मिलेगा। रणनीति ये बना के रखिए, 145 के आसपास का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए और जैसे भाव ऊपर जाता है उतने भाव से ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को बढ़ाते रहिए। चलिए ठीक है, ये जो है राय जो है अदानी पावर पे काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज हैं, तो मुझे लगता है कि सभी को एक साथ ही उत्तर जो है इसके माध्यम से जो है वो मिल गया होगा। इसके बाद अगला प्रश्न जो है हमारे एक इंजॉय नाम्स के नाम से आईडी बनाई हुई है, कह रहे सर मैं आपका डेली व्यूअर हूँ, 5-6 सवाल इन्होंने पूछे हुए हैं, उसमें एनटीपीसी है, उसमें ग्रो है, फिजिक्स वाला है, कह रहे हैं कि इस पर अपनी ओपिनियन अरुण सर से ले लीजिए। सर बाकी एक एक करके आप बातचीत होती रहेगी, कई सारे दर्शकों के सवाल रहेंगे, लेकिन ग्रो पर आपकी राय जरूर जानना चाहेंगे। हाल की लिस्टिंग है और बहुत ज़्यादा मोमेंटम लोगों का जो है, लोग जानना चाह रहे हैं आपकी प्रतिक्रियाएं, क्या करना चाहिए? अब 150 पे आ गया है फिलहाल के लिए, क्या ये लेवल सही है और नीचे आने का वेट करना चाहिए? जिन्होंने ऊपर ख़रीदा है उन्हें होल्ड करना चाहिए, लॉस बुक करना चाहिए? तो हर तरह के दर्शकों के लिए मैं चाहूँगा कि इस एक प्रश्न के माध्यम से आप उत्तर दे सकें सर। देखिए विपुल जी, 2 चीज बता दूं। शेयर कंपनी अच्छी है, बिजनेस मॉडल बहुत ही साउंड है और प्रमोटर्स के एक कमेंट जो मैं आपको सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं, जब उनको मैंने पूछा कि शेयर बाजार में आपकी नॉलेज क्या है और उन्होंने बड़े ऑनेस्टली ये कहा कि हम शेयर बाजार का एस नहीं समझते, इसलिए हम सक्सेसफुल हुए हैं। ये बात दिल को छू गई और बहुत ही ईमानदारी से ये बात कही गई थी। बिल्कुल। अब आप समझिए, ये कोई चीज बनाते नहीं हैं, मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, लेकिन जो चीज बाजार में अवेलेबल है वो आपको एक प्लेटफॉर्म के जरिए, एक माध्यम के जरिए आपको पेश करते हैं। म्यूचुअल फंड चलाते हैं, दूसरों का म्यूचुअल फंड ये बेचते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग करते हो, स्टॉक मार्केट के जो भाव आते हैं वो एनएसई बीएसई के भाव आते हैं। इन्हें उसमें कुछ न करना है, न ऐड करना है, न माइनस करना है, इसलिए इनका बिजनेस मॉडल बहुत ही सॉलिड है। अगर आप इसमें लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें पैसा अवश्य बनेगा, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी। 2 चीज ध्यान में रखिए कि लिस्टिंग होने के साथ साथ इसका भाव करीब करीब डबल हो गया था और वहां से काफी तेजी से इसमें एक करेक्शन आई थी। ऊपर के भाव में कई लोग फंसे हुए हैं क्योंकि उनको ये लगा कि ये शेयर शायद भाग जाएगा। थोड़ा लंबा सा जवाब दे रहा हूं। 2 शेयर इसमें आपको और कंपेयर कराऊंगा जिसमें सिमिलर इंस्टेंस हुआ था। एक था टाटा टेक्नोलॉजी और एक था बजाज हाउसिंग फाइनेंस। दोनों में देखे गया था कि जो पहले दिन या पहले 3 दिन के बाद जो तेजी हुई थी उसको बरकरार या वापस उस लेवल पे आने में टाटा टेक्नोलॉजी वापस आई नहीं है। बजाज फाइनेंस भी उस भाव से आदी हो गई है, लेकिन इसमें
एक अकेला एक शेयर है जहां पे रिकवरी भी हुई है, जो गिरावट देखने को मिली थी। मीडियम टर्म के लिए अगर आप होल्ड करते हो तो होल्ड कीजिए। शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी ये सभी नए एज के शेयरों में ज्यादा रहेगी और आपको उसके साथ चलना पड़ेगा। ये बात है। सर पता नहीं कारण क्या है, लेकिन आपको देख करके मैं देख रहा हूँ जो सवालों की जो रफ्तार है उसमें हाल के लिस्टिंग वाले शेयर काफ़ी ज़्यादा हैं। अब अभी मैं देख रहा था, एक दर्शक पूछ रहे हैं गुजरात की ये जो कंपनी गुजरात किडनी करके अभी जो लिस्ट हुई है, कह रहे हैं सर से राय दिलवा दीजिए। तो मैं चाहूँगा कि सर एक टिप्पणी इनको दे दीजिए। काफ़ी 2-3 दिन से सवाल ये पूछ रहे थे और आज विशेष इनका आग्रह है, तो आपकी राय यहाँ पर क्या रहेगी? ये हमारे शरद जी हैं, शरद श्रीवास्तव जी दिल्ली से हैं, करें 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी लिमिटेड में ये नई खरीदारी करना चाह रहे हैं सर। क्या नई खरीदारी के लिए शेयर सही है? आप कैसे देख रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले ही लिस्ट हुआ है। 114 रुपए में शेयर की ये इशू आई थी। मेरे ख्याल से ये नीचे में 100 रुपए 10 पैसे तक गया है। आज 103 रुपए 11 पैसे का लो है और 103.60-70 के बीच में ट्रेड कर रहा है। देखिए, कंपनी का मॉडल बड़ा इंटरेस्टिंग है। 7 हॉस्पिटल इसमें शामिल हैं। 2 हॉस्पिटल के पैसे आईपीओ से इसने जो जुटाए हैं उसको अक्वायर करने के लिए फंडिंग ली गई है और डीआरएचपी और आरएचपी के बीच में इसने एक और हॉस्पिटल अक्वायर किया है। कहने का तात्पर्य कि टोटल 10 हॉस्पिटल इसमें हो जाएंगे। इसके आगे भी ये एक्विजिशन के मूड में रहेगा और इसका जो मॉडल है, जो हॉस्पिटल को डॉक्टर ने खुद प्रमोट किया हो और वो चला रहा है, वैसे हॉस्पिटल ये अक्वायर करेगा। गुजरात में ये फोकस रहना चाहता है, गुजरात के बाहर फिलहाल इसके जाने का इंटेंशन नहीं है। मेरे ख्याल से इस कंपनी को मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अच्छा फ्यूचर है। मान लीजिए आप 6 महीने के हिसाब से इसमें पैसा डालते हैं तो मौजूदा स्तर पे थोड़ा पैसा निवेश कर सकते हैं और अगर मान लीजिए ये 5-7% और गिरता है, जो आपने आज इन्वेस्टमेंट करना था वो आप बाद में थोड़ा और ऐड कर सकते हो, जिससे कि आपकी कॉस्ट लो हो जाए। आपको 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज, उनका परफॉर्मेंस इसमें शामिल होने में आपको 6 महीने लगेंगे जब तक उसका इम्पैक्ट देखने को मिले। चलिए ठीक है। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं निशांत अग्रवाल जी, सर कह रहे हैं कि एक सेब नीचे गिरा और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज कर दी। कह रहे हैं एक सेब नीचे गिरा, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज कर दी। यहाँ जब इंडेक्स रोज नीचे गिर रहा था लेकिन कोई बॉटम नहीं खोज पा रहा था। तो ये अलग अलग टिप्पणियाँ सर, लोगों की अपनी जो है ह्यूमर भी है और तमाम तरह की टिप्पणियाँ आ रही हैं। अंकुर रिद्धि जी का सवाल है सर जीएसपीएल को लेकर के, कह रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर सर, जीएसपीएल के बारे में बता दें, मैंने 312 पे ख़रीदा हुआ है, प्लीज़ बता दो, आपका डेली व्यूअर हूँ, प्लीज़ आंसर। ठीक है सर, जीएसपीएल को सर बीच में सारे पीएसयूज़ में अब थोड़ी सी रिकवरी, थोड़ी सी जान आती दिखाई दे रही है। आज 2% ऊपर है, 312 का लेवल देखने को मिल रहा है। एक महीने में करीब 7% की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। आपकी राय क्या रहेगी? इन भाई साहब ने थोड़ा सा बिल्कुल ब्रेक इवन पे ही हैं, क्या करें, अभी होल्ड करें? तो देखिए, चार्ट काफी समय से एक नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा था। पिछले 2-3 दिन में एक जो कहते हैं ना, शेयर की मुंडी ऊपर की तरफ निकली है। अगर ये रफ्तार जो इसने बनाई है, अगर ये जारी रहती है तो इसमें एक अपवर्ड मूव आ सकता है। चलिए, इस बीच अभी जो है जी लंबा है लेवल, लेकिन इसे करीब 30-40 रुपए अगर ये प्रेजेंट रैली में ऊपर चले जाते हैं तो आपको शेयर में एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है। जिस हिसाब से
उम्मीद की जा रही है कि शायद यूक्रेन रशिया की लड़ाई सलट जाएगी, जीएसपीएल भी एक बेनिफिशियरी इसमें हो सकता है। ठीक सर, चलिए हमारे साथ आयुष जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए फोन लाइन पे। आयुष जी नमस्कार, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं आयुष जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हैप्पी न्यू ईयर। सर हैप्पी न्यू ईयर सर। मैं रीवा से बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश के रीवा जिले से। अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया सर। और ठंड पड़ रही है सर इस समय रीवा में? सर ठंड तो हो गया, नॉर्मल ही है जैसी हर जगह है। अच्छा चलिए ठीक है, क्या टेम्परेचर चल रहा है अभी? जी सर, वो 27 के चलिए लगभग तब है। तो सामान्य है, ठीक है सर। आप लोग बताइए सर कैसे याद किया और क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास बैंक ऑफ इंडिया का शेयर है, 100 शेयर है, जो मैंने 147 के भाव पे लिए थे। अभी तो करंट लेवल 146 चल रहा है आज का। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? उसको बेचना चाहिए या तो अभी रुके रहना चाहिए? नजरिया वैसे आपका क्या है, आपने क्या सोचा था, कितने दिन के लिए लिया हुआ था? सर मैंने तो मतलब शॉर्ट टाइम के लिए लिया था, बहुत पहले लिया था, लेकिन मैं फिर 1 महीने यहाँ रुका हुआ था क्योंकि नीचे लग गया था ये। चलिए ठीक है, इनके भाव पे आ गया है सर। शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, नीचे गिर गया तो फिर होल्ड कर लिया। ये मतलब इनकी रणनीति रही है। अब चूंकि पीएसयू बैंक को लेकर के अब माहौल थोड़ा सा बदल रहा है, आरबीआई की जो अभी बैंकों की हेल्थ को लेकर के जो रिपोर्ट जारी हुई उसमें भी पीएसयू बैंक की स्वास्थ्य काफ़ी बेहतर बताए जा रहे हैं। क्या करना चाहिए सर, बैंक ऑफ इंडिया पे आपका व्यू क्या है? तो बैंकिंग क्षेत्र पे विपुल जी 2 चीज सभी को नजर में रखना चाहिए। पहला, सरकारी बैंक में सरकार की हिस्सेदारी पिछले 2-3 साल में काफी बढ़ चुकी है, क्योंकि जो इनको रिहैबिलिटेट किया गया था, इसमें नई कैपिटल इन्फ्यूज की गई थी, वो सभी पैसे सरकार ने डाले थे। पिछले महीने कहिए, पिछले साल कहिए, दिसंबर में 1-2 ऐसी बैंकों में देखा गया था कि सरकार ने अपनी कुछ हिस्सेदारी बेची है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 3 महीने बचे हैं इस फाइनेंशियल ईयर के, इसमें कुछ और हिस्सेदारी सरकारी बैंकों की बिक सकती है, क्योंकि सेबी के नॉर्म्स के हिसाब से सरकारी कंपनी या किसी भी कंपनी में पब्लिक शेयर होल्डिंग मिनिमम 25% होनी चाहिए। उसको लेकर ये सार्वजनिक बैंकों के शेयरों में कुछ दबाव बन सकता है, क्योंकि फ्रेश पब्लिक इश्यू एक तरह से ऑफर फॉर सेल के तहत किया जाएगा। अदरवाइज जो प्रदर्शन बैंकों की आने की उम्मीद है, उसमें लगता है कि जो समय बीत गया, अब इनको कुछ पैसे बनने की संभावना है। आपने अभी तक होल्ड किया, कुछ समय तक और होल्ड कीजिए।